बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 5 और आज हम भाग 6 में पढ़ने जा रहे हैं भू चुंबकत्व और इनके अवयव। तो चलिए आप कॉपी पेन लीजिए और हेडिंग लगाइए भू चुंबकत्व, जिसे हम पार्थिक चुंबकत्व भी कहते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है, पृथ्वी जो है स्वयं एक शक्तिशाली चुंबक जैसा ही व्यवहार करती है। पृथ्वी क्या है, खुद भी एक चुंबक है और चुंबक जैसा व्यवहार कर रही है। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी जब चुंबक जैसा व्यवहार कर रही है तो वो क्या करेगी, चुंबक के क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी। वो क्या करेगी, चुंबक के क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी। उसके कारण क्या होगा, चुंबक के क्षेत्र आएगा। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं, भू चुंबकत्व कहते हैं। भू चुंबकत्व का दूसरा नाम है पार्थिव चुंबकत्व। तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र को भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहा जाता है। अब पृथ्वी वास्तव में चुंबक है, इसके पक्ष में बहुत सारे हमारे पास प्रमाण हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो क्षण चुंबक होता है, जब उसको आप स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो एक सिरा क्या होता है, उत्तर की ओर आता है, दूसरा सिरा क्या होता है, दक्षिण की ओर आता है। आप थोड़ा सा हिला डोला भी देते हैं तो वापस घूम के क्या होता है, उत्तर दक्षिण में ही आके ठहरता है। वो अपने आप नहीं ठहरता, उसके पीछे कौन कार्य कर रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसको उत्तर और दक्षिण में ठहराने का कार्य करता है। तो यहाँ देखिए, भू चुंबकत्व की पुष्टि करने वाले तथ्य, पहले तथ्य की बात करूँ कि किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। वो कहाँ होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में आके ठहरता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है क्षण चुंबक को क्या करता है, उत्तर दक्षिण दिशा में लाने का कार्य करता है। ये पहला अपना प्रूफ आ गया। दूसरे प्रूफ की बात करें, आप क्या करें, एक लोहे की कील को ले लो, उस लोहे की कील को उत्तर दक्षिण दिशा में ज़मीन में गाड़ दीजिए। हम क्या करें, लोहे की कील को लेके उत्तर दक्षिण दिशा में ज़मीन में गाड़ देते हैं तो क्या देखते हैं, वो जो लोहा है वो चुंबक बन जाएगा। यानी वो जो लोहे का कील है ना, वो चुंबक जैसा व्यवहार करने लगेगा। क्यों होता है, पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र के कारण होता है। ठीक है, तो यही है, लोहे की कील को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ने पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र के कारण कील क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। तो ये दूसरा अपने पास क्या हो गया, प्रमाण आ गया। तीसरे प्रमाण की बात करें, आपने देखा था क्षण चुंबक के लिए चुंबक के क्षेत्र रेखाएं खींचने पर आपको उदासीन बिंदु प्राप्त हुए थे। हमें क्या मिले थे, उदासीन बिंदु प्राप्त हुए थे, जो हमें कहाँ मिलते हैं, अक्षों में मिले थे। ये इस बात का पता बताते हैं, ये जो उदासीन बिंदु हुआ ये उदासीन क्यों हुआ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उदासीन हो गया। ये उदासीन क्यों हो गया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। यानी जो हमें यह बताते हैं कि उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण निरस्त हो चुका है। तो यहाँ से भी उदासीन बिंदुओं के कारण में हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके पक्ष में बहुत सारे मत भी आए हैं। जैसे हम बात करें सर विलियम गिलबर्ट की, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पृथ्वी के क्रोड में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। पृथ्वी की जो क्रोड है उसमें क्या एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर है ना। उत्तरी ध्रुव क्या है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर है, और दक्षिणी ध्रुव क्या हो जाएगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर रखा हुआ है। लेकिन बच्चों ऐसा वास्तव में संभव नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि पृथ्वी की क्रोड का जो ताप होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत उच्च होता है, और उच्च ताप के कारण चुंबकत्व गुण क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। उच्च ताप पर क्या होता है, चुंबक या चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, इसलिए पॉसिबल नहीं था। फिर बात करें वैज्ञानिक एलिसिसर, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पृथ्वी के क्रोड में उच्च ताप होने के कारण धातुएं क्या होती हैं, पिघली हुई अवस्था में रहती है। वो जो धातुएं होती है वो क्या होती हैं, पिघली हुई अवस्था में रहती है, और यह आयनित धातुएं पृथ्वी के घूमने पे क्या करती हैं, घूमती है। जो आयनित धातुएं हैं जब पृथ्वी घूमती है ये भी क्या होती है, ये भी घूर्णन करती है। इसके कारण, इस घूर्णन के कारण क्या होता है, विद्युत धाराएं प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा बहने के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। इस घटना का एक विशेष नाम देते हैं, इस घटना का नाम होता है स्वतः जनित्र। इस घटना को क्या कहते हैं, स्वतः जनित्र कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक ग्रोवर ने क्या बताया वो भी सुनिए। वैज्ञानिक ग्रोवर ने बताया कि पृथ्वी के वायुमंडल में, आयन मंडल में जो गैसें हैं, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें आयन मंडल है, गैसें क्या होती है, आयनित अवस्था में रहती हैं। गैसें कैसे रहती हैं, आयनित अवस्था में रहती हैं, और पृथ्वी के घूमने के साथ साथ ये गैसें भी क्या करती है, घूर्णन करेगी, घूमेगी, और इनके घूमने के कारण क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण पृथ्वी का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी का स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। ये बहुत सारे पक्ष हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारी पृथ्वी
क्या करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक क्षण चुंबक की भांति होता है, जिसका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, और पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और घूर्णन अक्ष के मध्य का कोण जो होता है वो 11.3 डिग्री होता है। ठीक है, कुछ इस भांति होता है। ये अपने पास ये विषुवत तल है, ये चुंबकीय निरक्ष है, ये पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष है, ये घूर्णन अक्ष है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चुंबकीय याम्योत्तर के बारे में कि आखिर चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो क्या कहलाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय यामोत्तर। ऐसे में बात करूं भौगोलिक यामोत्तर की, तो भौगोलिक यामोत्तर क्या होगा, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर। चलिए बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे, भूचुंबकत्व के अवयव और घटक क्या है। भूचुंबकत्व के अवयव क्या या घटक, अवयव और घटक एक ही बात है, इनके 3 घटक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि आखिर होता क्या है अवयव। तो वे अवयव जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करें भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। 3 प्रकार के हैं, ये 3 घटक हैं। पहले घटक की बात करूं तो पहला है दिक्पात कोण। पहला घटक कौन सा है, दिक्पात कोण। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये क्या होता क्या है, पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य का जो कोण आता है उसको हम दिक्पात कोण कहते हैं। किसके मध्य का कोण, पृथ्वी का भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो एंगल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, दिक्पात कोण कहेंगे। इसे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कोण आ गया। ठीक है, अब बात करें दूसरे घटक की, जिसे हम बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। होता क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण नति कोण कहलाता है। इसे हम नमन कोण भी कहते हैं। किसके साथ, क्षैतिज के साथ। मान लो ये बना रहा है तो क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। ये नति कोण कहलाएगा या नमन कोण कहलाएगा। नमन या नति कोण का मान ध्रुवों पे 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ध्रुवों पे कितना हो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा 90 डिग्री। विषुवत पे क्या होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्षैतिज रूप में आ जाएगा, तो 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे नमन कोण का मान क्या होगा, सीधी सी बात है, 0 से क्या होगा, 0 से क्या होगा, 90 डिग्री की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी तीसरे घटक की बात करें। ठीक है, क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, BH लिख रखा है। ठीक है, देखिए हमने मान लिया कि किसी बिंदु पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र B तथा नमन कोण थीटा है। ठीक है, किसी बिंदु पर हमने क्या माना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B मान लिया और नमन कोण क्या मान लिया, हमने थीटा मान लिया। कुछ इस तरह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमने B मान रखा है। यहाँ पे जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक निकालोगे उसको हम क्या कहेंगे, BH कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, BH कहेंगे। ये तो आपको पता ही होगा। मान लो ये B है, यहाँ से अगर ये थीटा कोण बनाता है तो इसके नीचे वाला तो क्या होगा, BH। इसको मोल लें तो क्या होगा, ये B कोस थीटा के बराबर होता है, जो कि क्या होता है, क्षैतिज होता है। और वर्टिकल जो होता है, जिसको मैं BV बोलूँगा, ये B साइन थीटा के बराबर होगा। ये घटक हम जानते हैं, तो यहाँ भी कुछ इस तरह ही दिखाया हुआ है। थीटा ऊपर है तो थीटा के पास वाला घटक क्या होगा, कोस का हो जाएगा। थीटा के दूर वाला घटक क्या होगा, साइन का हो जाएगा। तो ये तो आपका BH बराबर B कोस थीटा आ गया और BV बराबर क्या हो गया, B साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो ये BH बराबर जो B कोस थीटा है, इसको हम कौन सा घटक कहते हैं, क्षैतिज कहेंगे। और BV बराबर B साइन थीटा है, इसको हम कौन सा बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या करूँ, मैं स्क्वायर करके जोड़ लेता हूँ। स्क्वायर करता हूँ तो देखिए यहाँ B का स्क्वायर, B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देख रहे हो B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये तो पता ही है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, B स्क्वायर इंटू 1 हो गया, यानी पूरा पूरा क्या हो गया, B स्क्वायर इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो अपने पास देखें तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है, B स्क्वायर H BV स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, B स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर हटाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये B बराबर आ गया अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ठीक है,
इनका एंगल निकालना चाहते हैं तो समीकरण 2 में हम क्या करें, समीकरण 1 का भाग दे दें। तो ये भाग लगाया तो देखिए बी से बी तो क्या हो गया, कट गया। साइन अपॉन कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन और आ गया आपका, बी वर्टिकल बराबर हो गया बी हॉरिजॉन्टल टेन थीटा। बी वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर है ना, और बी एच का मतलब क्षैतिज घटक। ठीक है, तो इनमें भी अपने को एक रिलेशन पता चल गया। तो ये आपके क्या थे, घटक थे, ये सारे क्या थे, अपने घटक थे। अब अपन बात करें चुंबकन की तीव्रता क्या होती है। चुंबकन की तीव्रता क्या होती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। और इसका जो सूत्र होगा, ये सूत्र हो जाएगा m बराबर कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन आयतन जिसे v यानी वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालें, इस m का मात्रक निकाल लें। तो m का मात्रक निकाल सकते हो, आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ये होता है अपने पास, और आयतन का m³ है। तो m स्क्वायर से m³ काटोगे कितना बचेगा, एक नीचे बच जाएगा ना। तो ये आ गया आपके पास a/m, और इसकी विमा भी ऐसे ही निकाले जा सकती है। पहले ऊपर वाले की विमा निकाल लीजिए नीचे वाले के लिए। तो याद रखिए m की विमा क्या होगी, l की घात -1 और 1 की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है। चुंबकन क्षेत्र वह होता है, वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है, उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, चुंबकन क्षेत्र कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। कहने का मतलब जितना ज़्यादा चुंबकन क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र है ना, जितना ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मुझे क्या करना है, इसको चुंबकित करना है, तो ज़्यादा क्षेत्र में रखूंगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो वहाँ जल्दी से होगा, क्या होगा, इसमें चुंबकन गुण जल्दी से आ जाएगा, कम में क्या होगा, कम आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी बी समानुपाती क्या हो गया, एच हो गया। अब इसमें समानुपाती का निशान हटाएंगे तो ये समानुपाती नियतांक आ जाएगा μ0। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको मैं हल करूँ तो मेरे पास h बराबर क्या आ रहा है, जो जिसको मैंने चुंबकन क्षेत्र कहा है, h बराबर क्या आ गया, b/μ0 आ गया। ये μ0 क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास b/μ0। ठीक है, चलिए इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आएगा अपने पास a/m, एम्पेयर बटा मीटर, और इसकी जो विमा होगी l की घात -1 और t की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, जिसे हम चुंबकीय सुग्राहिता भी कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति नाम से समझ जाओगे, चुंबकित होने वाली प्रवृत्ति है ना, जिसमें प्रवृत्ति ऐसी हो है ना, उसको चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे, है ना। चलिए फिजिक्स की भाषा में बात करें इसको, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है, उसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। जल्दी से जिसको क्या करे, चुंबकीय गुण को ग्रहण कर ले, कितनी जल्दी करता है, जो जल्दी ग्रहण करेगा उसका चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा अच्छी है, जो लेट से ग्रहण करेगा उसकी क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, चुंबकन की तीव्रता का मान चुंबकन क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती होगा। जहाँ पे आप क्या करेंगे, चुंबक क्षेत्र ज़्यादा रख देंगे तो वहाँ पे क्या ग्रहण भी जल्दी करेगा ना। सीधी सी बात है, चुंबकन की तीव्रता और चुंबक क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात m क्या होगा, h के क्या होगा, समानुपाती होगा। जितना m बढ़ाएंगे h भी उतना ही बढ़ेगा। इस समानुपाती के निशान को जब हटाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक चिन्ह बना रखा हूँ जिसको मैं क्या बोलता हूँ, काई। इसको क्या पढ़ते हैं, काई m, m फॉर मैग्नेटिक है, ये काई है, यही कहलाती है चुंबकीय प्रवृत्ति, या फिर हम चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इसको किससे बोलते हैं, हम काई बोलते हैं। इस काई का मान निकालें तो इस काई का मान क्या होगा, m/h के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस काई का मान क्या हो गया, m/h हो गया। चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र अनुपात को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे। जैसा कि आपने सूत्र को देखा यहाँ पे किस इनका अनुपात आ गया, तो इस तरह हम परिभाषा भी बना सकते हैं कि चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। और ये जो अपना चुंबकीय प्रवृत्ति है यानी काई है, ये मात्रकहीन होता है, इसकी विमा भी नहीं होती है, तथा इसका जो मान होता है वो किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई कितना ज़्यादा होगा, चुंबक कितनी जल्दी बनेगा, लोहा तो बड़ी जल्दी से बन जाएगा चुंबक, है ना, उसको बड़ी जल्दी से बनाया जा सकता है, लकड़ी को बनाने में टाइम लगेगा। ये किस पे डिपेंड करता है,
इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात करें हम चुंबकीय पारगम्यता म्यू के बारे में। किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से गुजरने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछ ले तो हम कहेंगे किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से गुजरने की क्षमता को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। और आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता, जिसे हम म्यू आर लिखें, ये क्या होगा, ये होगा माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। हालांकि इसके बारे में आपने विद्युत वाले में पढ़ा है, सेम वही चीज है। यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, विद्युत से चुंबक आ गया, यानी म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बटा म्यू जीरो। म्यू आर का मतलब क्या है, अभी बताया आपको, ये क्या था, मात्रहीन और विमाहीन राशि है। और म्यू आर का जो मान है वो क्या होगा, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए बात करें हम इस काई और म्यू आर में संबंध क्या होगा। हम इस पे बात करें कि संबंध क्या होगा, तो इसके लिए हमने एक परिनालिका ले रखा है और किसी परिनालिका में माध्यम रखकर उसमें कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक परिनालिका याद होगा आपको, गोल गोल लपेटी हुई थी कुंडलियां, है ना। तो ये परिनालिका ले रखा है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखिए परिनालिका में जो माध्यम है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वो होगी आपका B बराबर B0 प्लस BI। B0 क्या है, B0 बच्चों यहाँ पे निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और BI क्या है, चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता ही है कि ये जो B बराबर होता है, B0 बराबर क्या होगा, μ0H, है ना। निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पहले पढ़ चुके हैं हम, B0 बराबर हो जाएगा μ0H। इसको पहले वाले को तो हमने एक समीकरण दे दिया, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। क्लियर, समीकरण एक समझ में आ गया। B क्या होगा, B0 प्लस BI के योग के बराबर होगा, और B0 क्या होगा, μ0 इंटू H होगा। ठीक है, आगे बात करें कि चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चुंबक की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखा भी आपने, यानी B क्या होता है, M के समानुपाती होता है। यहाँ पे BI क्या हो गया, M के समानुपाती हो गया। यहाँ पे समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, μ0 लग जाएगा, जो कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास B0 का मान आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास BI का मान आ गया। और मैं जानता हूँ B बराबर मेरा क्या होता है, B0 प्लस BI होता है। तो दोनों के मान क्या करूँ, रख देता हूँ, तो B का मान मेरे को मिल जाएगा। तो ये मैंने रखा बच्चों B0 का मान μ0H, और ये रखा मैंने BI का मान μ0M। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, म्यू कॉमन आ रहा है ना, जो μ0 आ रहा है कॉमन, अपन ने μ0 कॉमन लिया, H प्लस क्या बचा, इसके पास M बचा, ये हो गया μ0 कॉमन लिया, तो ये क्या बच गया आपके पास, H प्लस M। इस H को भी कॉमन ले लो, अपन H को कॉमन ले लेते हैं, क्यों ले लें अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं यहाँ से H कॉमन लूंगा तो इसके पास तो 1 बचेगा, और इसके बटे में H आ जाएगा, M बटा H। अभी आपको ने बताया काई का मान क्या होता है, M बटा H ही तो होता है, इसलिए मैंने H को कॉमन लिया। अब इस M बटा H को मैं क्या लिख सकता हूँ, काई लिख सकता हूँ। तो ये B बराबर मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। हालांकि न्यूमेरिकल वगैरह करने के फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे काई का मान क्या है, M बटा H है। काई क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अब बात करें कि माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र B है, तो B बराबर क्या होगा, μH होगा। B बराबर क्या हो गया, μH। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे इस B का मान रख दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, B का मान रख दिया। तो ये हो गया बच्चों μH, और इधर आपका क्या था, μ0H, और 1 प्लस काई। देखिए कौन कट गया, H से H कैंसिल हो गया, इस μ0 को अपन ने इधर ले लिया, आपने μ0 को इधर ले लिया। तो ये हो गया म्यू बटा μ0 बराबर आ गया 1 प्लस काई। म्यू बटा μ0 आपको याद होगा क्या होता है, म्यू अपॉन μ0 हमें याद है ये किसके बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। ठीक है, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। म्यू आर आपको पता ही है क्या बोलते हैं, इसको आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, और चुंबकीय प्रवृत्ति अपने को पता है काई, ये एक्स जैसा नजर आ रहा है, इसको हम काई बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति होता है। तो ये इनमें क्या हो गया, संबंध प्राप्त हो गया। ये संबंध अपने को याद भी रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।